students, so welcome back to Arvind Academy Class 10th YouTube channel, and I hope you all are doing good and you all must be enjoying this winter season. Christmas is coming soon and so is the new year, so I know you all must be very much excited, but do not forget to study because exams भी आ रहे हैं उसके साथ साथ, तो इसीलिए पढ़ाई भी करते रहिए एंड एन्जॉयमेंट तो है ही। एक तो इस साल पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, मुझे लगता है शायद ये इस साल का सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है आज का। Anyways, so let's start our studies. So today we are going to study chapter number 3 which is metals and non-metals. आप ही लोगों ने इस चैप्टर की डिमांड करी थी, so here we are with chapter number 3 and also chapter number 4 का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने कार्बन एंड कंपाउंड का वन शॉट वीडियो देखा नहीं है so what are you waiting for? ठीक है, देख लीजिए जाकर उसको एंड अगर पसंद आए तो do like and comment. Anyways, so let's begin with our session. So this is for those students who wants to buy sample papers. If you want to purchase sample papers, there is a link in the description box. You can just simply buy it from there. Okay. Now next is syllabus कितना आपको पढ़ना है। इस साल चैप्टर नंबर 3 में आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस को छोड़कर सब कुछ ही पढ़ना है। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड अलॉय शायद नहीं आएगा, शायद क्या नहीं ही आएगा। ठीक है, तो आपको केवल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी रहेगी। ठीक है, so let's begin with the definition of metals and non-metals. अच्छा, by the way don't mind अगर मैं अपना हाथ जैकेट से रिमूव ना करूं क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में क्यों ही पार्टिसिपेट करेगा, स्टेबल होने के लिए। तो मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टेबल होने के लिए, एंड सिमिलरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, सोडियम इज अ मेटल। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर कितनी हो जाएगी, 2,8,1। ठीक है, देखिए फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, रूल है, दूसरे शेल में 8 जाएगा एंड तीसरे शेल में भी 8 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना होगा। ठीक है, तो इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब जाकर ये 2,8 कन्फिग्रेशन में आएगा, दैट इज नियॉन की कन्फिग्रेशन। नियॉन इज अ नोबल गैस। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तब कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मेटल कहलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड क्या बना लेगा, पॉजिटिव आयन Na+। क्यों? क्योंकि इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 2,8,2। ठीक है, स्टेबल होने के लिए इसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज नियॉन की कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा एंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है एंड बन जाता है Mg+2 आयन। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो ऑल दोज एलिमेंट विच विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म पॉजिटिव आयन विल बी कॉल्ड एज मेटल्स। एंड इसके कॉन्ट्रास्ट में नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो बताइए पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे शेल में 8, कितना हुआ, 8, 9, 10, 10 ही हुए, 7 और इलेक्ट्रॉन जाएंगे थर्ड शेल में, तो 7 हो गए। ठीक है, अभी इसको स्टेबल होने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तब ये बन जाएगा 2,8,8 में, दैट इज तब वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा।
ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड बन गया Na+, उसी एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा एंड बन जाएगा Cl- एंड ये बॉन्ड आपका हो जाएगा NaCl, ठीक है। तो ये है हमारी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन मेटल एंड नॉन मेटल की। सो नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ज़्यादातर मेटल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। आप अपनी डेली लाइफ में ही रोज़ाना इतने सारे मेटल्स को देखते ही होंगे, जैसे कि आयरन है, ठीक है। हम सभी ने आयरन देखा है। आयरन से आपकी ट्रेन्स बनाई जाती है, एरोप्लेन बनाए जाते हैं, बाइक बनती है, स्कूटी बनती है, कार बनाई जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। एल्यूमिनियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में, ठीक है। देन सिल्वर, गोल्ड, तो मेटल्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, नो डाउट। तो देखिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टू कट। अब इनको काटना भी बहुत ही मुश्किल है, बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, उसको आप चाकू से भी काट सकते हो, वेरी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं वो। नेक्स्ट दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या है कि जब हम उसको हैमर से क्या करेंगे, बीट करेंगे, तो वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखी है, तो उसको कैसे बनाया जाता है, बहुत ही बड़ा ब्लॉक लिया जाता है एल्यूमिनियम का एंड उसको फिर हैमर से मार मार के एकदम शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दिस वे एल्यूमिनियम फॉयल इज फॉर्म्ड एंड ये प्रॉपर्टी आपके हर एक मेटल में देखने को मिलती है। हर एक मेटल को अगर हम हिट करेंगे हैमर से तो वो शीट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा केस आपका नॉन मेटल्स के साथ नहीं होता है, उनको अगर आप हैमर से बीट करोगे तो तुरंत टूट जाएंगे, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, मेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट बीटन इनटू शीट्स, तो वही बात हो गई। नेक्स्ट देखिए दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, वायर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जो अंदर वायर लगे हुए हैं, कॉपर के वायर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, डक्टिलिटी ऑफ द मेटल। हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी भी सबसे बेस्ट आपका सिल्वर शो करता है, ठीक है, एंड सिल्वर को हम सबसे ज़्यादा बेहतर या कहिए सबसे अच्छी तरीके से उसका वायर बना सकते हैं, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। वो अलग बात है कि इसको यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, बहुत ही महंगा होता है सिल्वर, तो इसीलिए कॉपर वायर को यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में, लेकिन सिल्वर को नहीं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब है कि जब आप मेटल पर बीट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके घर में आसपास में आपको कोई मेटल दिखाई दे रहा है तो उसको एक बार मार कर देखिएगा, अगर उसमें से आवाज़ आए दैट मीन्स दे आर मेटल, ठीक। नेक्स्ट इज दे आर लस्ट्रस, बहुत ही शाइनी होता है, गोल्ड ही को देख लो, सिल्वर को देख लो, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही शाइनी होते हैं। एल्यूमिनियम भी बहुत शाइनी होता है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर वेरी शाइनी इन अपीयरेंस। नेक्स्ट दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, बट अगेन क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, ठीक। नेक्स्ट बेस्ट मेलेबल एलिमेंट जो होता है वो आपका होता है गोल्ड, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा गोल्ड की फॉइल को चढ़ाया जाता है मिठाइयों पर, सिल्वर की भी फॉइल चढ़ती है एंड गोल्ड की भी फॉइल चढ़ती है, तो सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल जो होता है वो आपका गोल्ड होता है। सो नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसमें सबसे पहले है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑल मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, एंड इसका आपने अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल भी देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जो जंग लग जाती है आयरन के ऑब्जेक्ट्स में, वो एक तरह का एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, अगर आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक वो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, तो वो स्लोली एंड स्लोली कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है एंड उसका जो आयरन है, मेटल है, वो आपका रस्ट में, दैट इज पाउडर की फॉर्म में वो धीरे धीरे आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। एक समय के बाद पूरा वो आयरन आपका कन्वर्ट हो जाएगा पाउडरी रस्ट में, विच इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ द आयरन, ठीक। जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एंड इतना विग्रेस होता है कि इट विल
कैच फायर, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो कभी भी आपने अपने लैब में सोडियम एंड पोटेशियम को ऐसे ओपन इन्वायरमेंट पे नहीं देखा होगा, उसको हमेशा बंद करके ढक कर रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन में उसको इमर्स करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है, सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो अगर उनको ज़रा सा भी ऑक्सीजन मिल गया ना तो वो इतना विग्रेसली रिएक्ट करते हैं कि आग लग सकती है। तो इसी वजह से उसको हमेशा केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दे रिएक्ट। अच्छा, एक और चीज़, आपके जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक का मतलब क्या है कि अगर हमने इन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिप किया, ठीक है, तो जो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा वो एक बेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है कि नहीं? एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आप पढ़ के आ चुके हो, क्या होता है? ये एक बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, है कि नहीं? सिमिलरली पोटेशियम का ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर बेस। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो जब पानी में जाते हैं तो वो बेस बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर थिंग इज not all the metallic oxide are basic, there are few exceptions, जैसे कि आपका जिंक का ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसका रिएक्शन भी लिखने को आता है, एक बार एसिड के साथ एक बार बेस के साथ, ताकि शो करिए कि वेदर दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको उसमें दोनों ही रिएक्शन लिखनी होगी, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो अभी से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एंड जिंक ऑक्साइड होता है, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो अगर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाया है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एंड अगर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो एक जगह पे वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरी जगह पर बेस की तरह, दैट इज एम्फोटेरिक बिहेवियर है, ठीक है। सेम केस होता है आपका जिंक ऑक्साइड का भी। नाउ नेक्स्ट इज मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये मेटल का बहुत यूनिक फीचर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए मेटल्स भी कहला रहे हैं वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इनका रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, नॉट कोल्ड वाटर, वाटर लेते हैं, ठीक है। अब देखो वाटर की भी तो कई सारी कैटेगरीज होती हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर, ठीक है। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि कोल्ड चीज़ों में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं कि वो आपका ठंडे पानी के साथ भी जब रिएक्ट करते हैं तब भी फायर कैच कर लेते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा रिएक्टिविटी है उनकी, इसीलिए तो हम उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रख रहे हैं, ना कि पानी में, क्योंकि पानी में रखा तो और आग लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा उसको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है। इसका रिएक्शन विद वाटर इज ऑल्सो वेरी विगरस, इंस्टेंटली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम भी आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड हीट उसमें भी निकलती है, लेकिन इतनी नहीं निकलती है कि आग लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ठीक है। एंड देन जो भी उससे नीचे होते हैं रिएक्टिविटी में, एल्यूमिनियम है, ठीक है, देन कॉपर है, आयरन है, ये सब ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर से, दीज ऑल रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका कंपाउंड बनाता है, ठीक। एंड लास्टली जो सबसे नीचे होते हैं आपके, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं। तो इनको चाहे आप हॉट वाटर दे दीजिए, कोल्ड वाटर दे दीजिए, स्टीम वाटर दे दीजिए, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तभी तो हमारे जो गोल्ड हैं, सिल्वर हैं,
वो आपके सालों साल, न जाने कितने सालों पुराना भी जो सोना होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है कि नहीं। हम बहुत आज से 1000 साल 2000 साल पहले का सोना कभी खजाने से मिल जाता है, तो क्या वो कभी ख़राब होता है? नहीं, क्योंकि वो कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो दे कैन नेवर बी करोडेड विद द वाटर और ऑक्सीजन और एनीथिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये फ़ायदा है उनका, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेटल का रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। जितने भी आपके मेटल्स हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सिमिलरली अगर हमने सोडियम का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन सल्फेट से, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर क्या बनेगा आपका, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। बट ये सीन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है नाइट्रिक एसिड के साथ। अब क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इसी वजह से जो हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस होती है ना, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, हाइड्रोजन को वाटर में वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसीलिए जो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ये ऐसे दो मेटल हैं जो कि बहुत ही वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। अदरवाइज कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। वहाँ पे हाइड्रोजन किस में रिड्यूस हो जाता है, वाटर में, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, जैसे नाइट्रिक एसिड का रीजनिंग कई बार पूछा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं मेटल रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अगर एक मेटल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, जैसे कि मान लीजिए आपका आयरन है, ठीक है, आयरन को आप रिएक्ट करवा रहे हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो आपका आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है कि नहीं। ये आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है चैप्टर 1 में, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो फेरिक विल रिमूव कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन भी मेटल्स शो करते हैं। Now next is properties of non-metals। तो देखिए सबसे पहले आया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर ब्रिटल। मेटल्स कैसे थे, मेलेबल, ये कैसे होते हैं, ब्रिटल। जैसे ही आपने नॉन मेटल को हैमर से हिट किया वो टूट जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है, तो ये ब्रिटल होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट, जैसे मेटल में आपने देखा था दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा केस नहीं। नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों ही फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दे आर नॉन लस्ट्रस, मतलब इसमें किसी भी तरह का शाइन नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड क्या है बताइए, कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ा चुकी हूँ, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक। दे आर नॉट द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अगेन ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं मेटल्स की तरह, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें। अच्छा एक और चीज़, दे आर ब्रिटल एंड दे आर बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। ये भी कार्बन एंड कंपाउंड में मैंने पढ़ाया था आपको, तो वन शॉट वीडियो उसका जाकर देख लीजिए अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक। लो डेंसिटी होती है, मेटल्स की कैसी होती है, हाई डेंसिटी की होती है, ये लो डेंसिटी के। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने कार्बन, ठीक है, कार्बन लिया, कार्बन को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में रिएक्ट करवाएंगे तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एसिड ही तो है, ठीक है।
H2CO3, ठीक है, एसिड बेस में आप ये पढ़ के आ चुके हैं, तो इसीलिए इनके ऑक्साइड को कैसा बोला गया है, एसिडिक बोला गया है, ठीक है। देन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड जब आप इसको वाटर में रिएक्ट करवाओगे तो वो बनाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, तो अगेन एक एसिड बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये आपके एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। बट अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या है, दे आर नाइदर एसिडिक नाइदर बेस, ठीक है, तो अगर आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो वो न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताएं कौन सा है, हाइड्रोजन है। देखो कैसे, हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल है, इसका रिएक्शन करवाइए बताइए ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। एंड वाटर कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, दोनों ही नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ना, तो ये चीज़ सही है कि नहीं। तो इसके साथ साथ आप एक और चीज़ लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन का भी, ठीक है, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, बट उसका ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, these all forms neutral oxides, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, they gain electron to form negative ions, ये तो आप जानते ही हैं, मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद इनका क्या हो रहा है, दे गेन इलेक्ट्रॉन, जब खुद ये गेन इलेक्ट्रॉन करे दैट इज खुद ये हो रहे हैं रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ये आप पढ़ के आ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं पढ़ा है तो उसके चैप्टर अपलोडेड हैं, जाकर देख लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो गेन, खुद इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहे हैं, दैट इज खुद अगर वो रिड्यूस हो रहे हैं तो दूसरे को तो ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसीलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। नेक्स्ट, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मेटल का आपने देखा था ना कि वो रिएक्ट कर रहे थे डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, बट यहाँ पे ये केस नहीं होता है, नॉन मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो इसको आप सीधा कैंसिल कर दीजिए। मेटल का, सॉरी, नॉन मेटल का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है एसिड के साथ, क्योंकि उसके लिए उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में ही नहीं है लूज करना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। तो अगर हमने नॉन मेटल लिया एंड एक नॉन मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, एंड इफ द नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द नॉन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, देन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। So this is all about the properties of non-metal. Now next is aqua regia, क्या होता है, तो it is basically a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid and इसका रेशियो होता है 3:1, ठीक है। काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्वा रीजिया क्या है, इसमें आपका 3:1 के रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को लिया जाता है, एंड ये इतना पावरफुल है कि ये मेटल तक को उसमें डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता होगा आपके घरों में, कई बार आते हैं कि लाइए आपकी ज्वेलरी दे दीजिए, हम उसको साफ करके पॉलिश करके दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं ना, वो आपकी ज्वेलरी को इसी एक्वा रीजिया के सोल्यूशन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लेयर उस सोने की उस पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो जो सोना है फिर से चमकने लगता है, लेकिन उसकी लेंथ नहीं, वेट थोड़ा सा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ सोना तो ऑलरेडी उस पानी में डिसॉल्व हो गया है, तो इस तरह से वो आपको चूना लगा के चला जाता है। तो अगली बार से कोई भी ऐसा आए फ्रॉड करने तो सीधा मना कर दीजिएगा कि नहीं चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, किस रेशियो में होता है, 3:1। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट। अगर, अच्छा एक और खास चीज़, अगर हमने केवल गोल्ड को केवल HCl में डाला तभी वो नहीं डिसॉल्व होगा, या गोल्ड को हम केवल नाइट्रिक एसिड में डालें तभी वो डिसॉल्व नहीं होगा। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ HCl
एंड नाइट्रिक एसिड, वो भी कौन से रेशो में, 3:1 में, तभी जाकर ये डिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक कंसंट्रेशन चाहिए रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है। तो ये सीरीज है मेटल की, जहाँ पर मेटल्स को अरेंज किया गया उनकी रिएक्टिविटी में। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो उतना ही कम रिएक्टिव है, जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ही हाईली रिएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, सबसे टॉप पर है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, ठीक है। तो देखिए द सीरीज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो मेटल टॉप मोस्ट पे होगा वो रिएक्टिव कहलाएगा, जो कि वेयरएज मेटल्स जो कि बॉटम पे होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। बॉटम पे होता है आपका गोल्ड, इसीलिए तो जो सालों पुराना खजाना होता है वो कभी भी खराब नहीं होता है। गोल्ड हमेशा आपका एज इट इज रहता है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव मेटल है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द मेटल अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड वाटर। ये बात आपकी अभी हायर क्लासेस के लिए, इसको आप बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल बिलो हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड वाटर। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल से चलो समझा ही देती हूँ क्या है। देखो ये हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी सीरीज में ना पोटेशियम, सोडियम इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। देन और क्या थे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सब हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। एंड इसके नीचे होता है कॉपर है, ठीक। फिर क्या होता है, फिर आपका सिल्वर है, मरकरी है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक, ये इसके नीचे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है या वाटर है एंड उसके साथ ये रिएक्शन हो रही है किसी भी मेटल की, जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक। पोटेशियम को अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा, अब बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यही चीज़ लिखी है, जो मेटल्स ऊपर होते हैं हाइड्रोजन के वो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके एसिड से या वाटर से। सिमिलरली अगर यहाँ पे एसिड की जगह हम वाटर लें तो फिर पोटेशियम इसके साथ रिएक्ट करके बना देगा KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर पा रहा है। लेकिन क्या ये चीज़ कॉपर के साथ पॉसिबल है? कॉपर क्या हाइड्रोजन सल्फेट या वाटर को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट या कॉपर ऑक्साइड बना सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड? आंसर इज नो, नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो देखिए मेटल्स बिलो हाइड्रोजन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute acid and water. Now next is what happens when a metal react with a non-metal. तो आप सभी जानते हैं मेटल्स का काम क्या है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसी को नॉन मेटल तुरंत से कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड इसी बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक। कैसे होता है देखो, मान लीजिए पोटेशियम है, ठीक। पोटेशियम जो होता है उसका वैलेंसी है 2,8,1. Now in order to become stable it has to lose 1 electron. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है ना, देखिए 2 + 8 10 एंड उसका 8 इलेक्ट्रॉन गया थर्ड शेल में एंड 1 इलेक्ट्रॉन गया फोर्थ शेल में। स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो ये जो पोटेशियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, ठीक है। अब इसी उसके साथ हम बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2,8,7 होता है ना, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो तुरंत से ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा जो कि पोटेशियम से उसको मिल रहा है एंड कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। तो ये बॉन्ड आपका बना K+Cl-, ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड क्योंकि 2 आयन्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। सो देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल दे फॉर्म
आयनिक कंपाउंड when नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, एंड जब मेटल नॉन मेटल केवल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कार्बन कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक फीचर है नॉन मेटल्स का कि वो आपस में रिएक्ट करके भी क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एंड उस कोवेलेंट बॉन्डिंग में ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं ना गेन शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट इज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अदर मेटल्स। तो मेटल्स का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मेटल को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अगर वो शेयर करने लगेंगे तब भी उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग मेटल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, तो उसमें शेयरिंग पॉसिबल है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स उनको मिलेंगे तो उनको बेनिफिट ही करेगा, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स हमेशा आयनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, दे विल नेवर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस। कैसे होता है तो देखिए, एन आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे कि कैटायन कैसे फॉर्म होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है, जैसे कि मेटल्स में ये चीज होती है, ठीक है। तो कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, जैसे कि सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस 2 होगा यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस 2 एंड K प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनायन क्या होता है, एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स शो करते हैं, जैसे कि Cl माइनस, O माइनस 2, सल्फर माइनस 2 एंड नाइट्रोजन माइनस 3, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले NaCl को देखते हैं, ठीक है। सोडियम, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 2,8,1। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, ठीक है। देन क्लोरीन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2,8,7, ठीक है, 7, ठीक। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करता है, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उसी को ये एक्सेप्ट कर लेता है एंड कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में। तो देखो किस तरह से बॉन्डिंग बनती है, ये है सोडियम, ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन एंड ये बगल में इसके क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के हैं, एक सोडियम का उधार है इस पर, उसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। एंड इसको आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो वो Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस में आपके लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। So now next is properties of ionic compounds. Ionic compounds are generally solid in nature, ठीक है, solid होते हैं। आपने देखा भी होगा आज से पहले जो भी salts आते थे वो क्रिस्टल के फॉर्म में हुआ करते थे, एंड देन उसको फाइनली पीस कर हम रिफाइन करते थे, ठीक है। अभी आपको रिफाइंड सॉल्ट मिल रहा है, लेकिन पहले के टाइम पर क्रिस्टल सॉल्ट आते थे। इनफैक्ट अभी भी आपको गाँव वगैरह में क्रिस्टल सॉल्ट देखने को मिलते होंगे, ठीक है। एंड क्रिस्टल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट भी अगर आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा तो वो भी सॉलिड इन नेचर है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको वो पानी के फॉर्म में दिख रहा है या गैस के फॉर्म में दिख रहा है, सॉलिड होता है ना। तो दीज आर बेसिकली सॉलिड इन नेचर। देन आयनिक कंपाउंड्स आर समवॉट हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इजिली टूट जाते हैं, ठीक है। ये मेलेबल नहीं होते हैं मेटल्स की तरह, दीज आर ब्रिटल इन नेचर। Now next is ionic compounds have closed pack structure, very close pack structure। इसको आप 11th क्लास में समझोगे कि ये क्या है। अभी बस आप जान लीजिए कि इनके बीच का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें सोडियम एंड क्लोराइड है मान लीजिए, तो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं उसमें सोडियम के एटम एंड क्लोरीन के एटम, तभी तो उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, एंड देन नंबर 2 की पोजीशन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्यों, क्योंकि दोनों ही मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया
एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो गया। तो दोनों ही स्टेबल हैं, तो क्यों एक दूसरे को छोड़ेंगे? जैसे ही सोडियम एंड क्लोराइड आपस में ब्रेक होंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे ना वापस से, तो इसीलिए इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आयनिक बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। उनके आपस का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनको मेल्ट कराने के लिए, बॉयल कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। एक प्लस है, एक माइनस है, तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली वो पकड़ के बैठे होंगे, है कि नहीं? Therefore, high energy is required to break the metallic bonds between ions. ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा क्यों हाई MP एंड BP होता है। नेक्स्ट देखिए, आयनिक को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। बाय द वे, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म आयंस। जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में जैसे ही वो डिजोल्व होते हैं तो अपने आयंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को आप पानी में मिलाइए तो Na+ एंड Cl- में वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। एंड इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन में, देन आपके एल्कोहल में, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो आपके इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, ओके, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। पसंद आने पे डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. So wish you all the very best and have a very good day. Thank you.